जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस के बारे में। 1973 का केशवानंद भारती केस इतना हाई प्रोफाइल केस था कि इंडियन जुडिशरी की हिस्ट्री में आज तक की सबसे बड़ी बेंच 13 जजों की बेंच के द्वारा एक लैंडमार्क डिसीजन देते हुए, एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए एक नए कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी जाती है। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसके बारे में हम आगे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो केशवानंद भारती का केस है ये राइट टू प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला है। तो हम ये जानेंगे कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे रखा गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 3 है उसे फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जानते हैं। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। इसी फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 और आर्टिकल 31 के क्लॉज 1 और 2 में राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार हैं। इसी के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 4 है उसे डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बोला जाता है। डीपीएसपी में वो सारे सब्जेक्ट्स रखे गए हैं जो कि सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, लोगों की भलाई के लिए गवर्नमेंट को करने चाहिए। इसी डीपीएसपी के ही आर्टिकल 39 की क्लॉज बी में ये लिखा हुआ है कि जो देश के फिजिकल रिसोर्सेज हैं, भौतिक संसाधन हैं, गवर्नमेंट उनका यूज जो है आम लोगों की भलाई के लिए करेगी। और 39 के क्लॉज सी में लिखा है कि जो मनी है उसका सेंट्रलाइजेशन होने से रोकेगी ताकि पैसों का जो है वितरण समान रूप से हो सके। इसी आर्टिकल 39 को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ मेजर स्टेप्स लेगी। तो ये जो केशवानंद भारती का केस है ये इसी से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट आम लोगों की भलाई के लिए कुछ डिसीजंस लेगी और इन डिसीजंस के आड़े आएगा एक फंडामेंटल राइट जो कि है राइट टू प्रॉपर्टी का। अब हम जान लेते हैं कि आर्टिकल 39 बी और सी को लागू करने के लिए और जमींदारी उन्मूलन को लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए। तो सबसे पहले तो 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है जिसके द्वारा आर्टिकल 31 में आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B जोड़ा जाता है। जो हमारा मूल संविधान था उसमें आर्टिकल 31 का क्लॉज 1 और 2 था, लेकिन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद इसमें 31A और 31B भी जोड़ा गया। 31B के थ्रू 9th शेड्यूल लाया गया और इसमें लिखा गया कि अगर कोई भी कानून 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है। इसके जस्ट बाद ही 1951 में ही एक नया केस सामने आता है, शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। शंकरी प्रसाद के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चैलेंज करते हुए कहा कि ये जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये अपने आप में ही अवैध है। इसके पीछे उन्होंने कुछ तर्क दिए। जो तर्क है ये आर्टिकल 13 और 368 से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आइए हम आर्टिकल 13 और 368 को बहुत अच्छे से समझते हैं। आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में यह लिखा गया है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा कानून लाती है जो कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा कानून लाया गया जिसके किसी 2 पॉइंट में ऐसा लग रहा है कि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट उन 2 पॉइंट्स को ही रद्द करेगा, न कि पूरे लॉ को रद्द कर देगा। इसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यानी पृथक्करणीयता का सिद्धांत भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 368 क्या कहता है। आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रोसीजर और पावर के बारे में बताया गया है। तो यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट में शंकरी प्रसाद के वकील ने जो चैलेंज किया वो इस बेसिस पे था कि 13(2) तो बोलता है कि कोई भी कानून हुआ अगर वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देगा। लेकिन ये जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है इसके थ्रू जो आर्टिकल 31 का बी जोड़ा गया है, ये जो 9th शेड्यूल लाई गई है 31B के थ्रू, ये भी तो अपने आप में अवैध होना चाहिए क्योंकि ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है। शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी गई कि ये जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये भी तो एक प्रकार का कानून ही है। अगर इस कानून के थ्रू 9th शेड्यूल लाई जाती है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रही है, फंडामेंटल राइट का इंफ्रिंजमेंट कर रही है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को ही रद्द कर देना चाहिए। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को छीन सकते हैं, नॉर्मल कानून के थ्रू नहीं छीन सकते हैं।
1951 से 67 तक तो मामला सही चलता है, लेकिन 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद पंजाब का जो लैंड रिफॉर्म एक्ट था उसको भी 9th शेड्यूल में डाल दिया गया और पंजाब के जो जमींदार थे उनकी जमीन को भी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। इसी के खिलाफ पंजाब के एक जमींदार थे गोलकनाथ। गोलकनाथ दो भाई थे, पंजाब के जमींदार थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। 1967 में सुप्रीम कोर्ट में 11 जजों की बेंच बैठती है और शंकरी प्रसाद के केस में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को छीना जा सकता है, इसको पलटते हुए अब उन्होंने बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और सामान्य कानून ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा भी फंडामेंटल राइट्स को छीना नहीं जा सकता है। तो अभी तक हमने जाना शंकरी प्रसाद और गोलकनाथ के केस के बारे में। अगर इनको हम संक्षेप में समझना चाहें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद के केस में इतना कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को छीना जा सकता है। वहीं अपने ही डिसीजन को पलटते हुए गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चाहे वो सामान्य कानून हो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला कानून हो, ये दोनों एक ही हैं और इनके थ्रू फंडामेंटल राइट्स को छीना नहीं जा सकता है। 1967 में गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी की और इस समय जब गोलकनाथ का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा भी फंडामेंटल राइट्स को छीना नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन था ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जमींदारों से उनकी प्रॉपर्टी को छीनेगा नहीं तो वो आम लोगों में किस तरह से बांटेगा। इंदिरा गांधी ने इस समय गरीबी हटाओ का नारा देते हुए लोगों से ये कहा कि हम तो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए काम करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट है यही हमें काम करने से रोक रहा है। आप लोग हमको पूर्ण बहुमत के साथ जिताइए और उसके बाद में हम देश से गरीबी को ही खत्म कर देंगे। इसके बाद 1971 के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस की गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत के साथ में जीतती है और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया और 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा उन्होंने गोलकनाथ के डिसीजन को पलटते हुए ये बोल दिया कि जो गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव पावर है और कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है ये एक नहीं है, बल्कि ये दोनों ही अलग अलग पावर हैं। इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो है फंडामेंटल राइट्स को छीना जा सकता है। और जो आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में लिखा हुआ था कि अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू के बाद में खत्म कर देता है। उसी आर्टिकल 13 में एक नया क्लॉज 4 जोड़ा गया और उसमें यह लिख दिया गया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है तो उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक केशवानंद भारती केस के बारे में। अभी तक जो हमने जाना है शंकरी प्रसाद और गोलकनाथ का मामला, केशवानंद भारती के केस में इनका भी न्यायिक पुनरावलोकन सुप्रीम कोर्ट करती है। तो बात कुछ ऐसी है कि इंदिरा गांधी की ही गवर्नमेंट ने 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके केरल के लैंड रिफॉर्म एक्ट को 9th शेड्यूल में शामिल कर दिया गया और केरल के कासरगोड जिले के एडनीर मठ की संपत्ति को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। इस मठ के महंत थे स्वामी केशवानंद भारती, जो कि शंकराचार्य के पद पर थे। इन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया क्योंकि गोलकनाथ के केस में 11 जजों की बेंच बैठी थी और केशवानंद भारती के केस में गोलकनाथ केस का भी रिव्यू होना था, इसलिए 11 से बड़ी बेंच बनाई जाती है और केशवानंद भारती के केस में 13 जजों की बेंच बैठती है, जो कि इंडियन जुडिशरी के हिस्ट्री में आज तक की सबसे बड़ी बेंच है। केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए कहा कि गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को छीन सकती है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो लेजिस्लेटिव पावर है और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक नए कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी। उन्होंने अपने जजमेंट में यह कहा कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को तो छीन सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वायलेट नहीं कर सकती है, उसको बिगाड़ नहीं सकती है। यानी कि जो संविधान का मूलभूत ढांचा है उसको परिवर्तन किए बिना ही संविधान में एक लिमिटेड अमेंडमेंट करने की जो पावर है वही कॉन्स्टिट्यूशन का मूलभूत ढांचा, वही कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये जो मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है।
कॉन्स्टिट्यूशन में इसे डिस्क्राइब किया ही नहीं गया है।